डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब ये है कि इसमें हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी हम डिस्कशन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को समझने की हम इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है। इंशाल्लाह जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा, इंशाल्लाह पूरे सेमेस्टर में आप लोगों को किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा। ठीक है, तो गौर से सुने, जहाँ पर आपको समझ ना आए तो आप लोग बार बार पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म की जो है ना रोक टोक नहीं है। जहाँ पर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एमसीक्यूज मौजूद है, जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। सबसे पहले तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट को समझे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा हो, जो लेक्चर मैंने आप लोगों के दिए हैं, यूनिट नंबर 2 देखा हो, केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो उसके लास्ट में जो है ना, मैंने एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ 4 मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जिसमें पहले नंबर पर मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ प्रोटीन है, फिर लिपिड्स है और चौथे नंबर पर न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ये हमारे साथ मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे बॉडी में पाई जाती है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले आपने सिंपली उनको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसी तरह से आप कार्बोहाइड्रेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को जो है ना, आप जो है ना बहुत तरीकों से इसकी आप डिफिनीशन कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट की जो जनरल फार्मूला है वो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, H2 और O और फिर इस तरह से N। ये जो आपको यहाँ पर जो H2O नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है किसके साथ मौजूद है? कार्बन के साथ मौजूद है, तो इस वजह से इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। द हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं कि मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ मोनोसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड हो गए, डाइसेक्राइड हो गए, ओलिगोसेक्राइड हो गए और पॉलीसेक्राइड हो गए। ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ क्लासेस है। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड कहते हैं। मोनो मीन वन, डाई मीन टू, ओलिगो मीन फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, और पोली मीन बहुत सारे। ठीक है, सो वो कार्बोहाइड्रेट मंदरजेल में से हमारे साथ कौन सा जो है मोनोसेक्राइड नहीं है? तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज भी नजर आ रहे, ये क्या है? मोनोसेक्राइड, अभी बताया। फ्रक्टोज जो है ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। गैलेक्टोज जो है ये क्या है? मोनोसेक्राइड है। लेकिन ये जो सक्रोज आपको नजर आ रहा है, ये मोनोसेक्राइड नहीं है बल्कि डाइसेक्राइड है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड जो है ये हमारे साथ मोनोसेक्राइड में नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। क्लियर है? एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज 2 में कहते हैं कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन आल मोनोसेक्राइड। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको कब बताया कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो मतलब ये है कि हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ना
लातादाद मिलेंगे। हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप जो है ना आपको जगह जगह पर मिलेंगे। तो जितने भी मोनोसेक्राइड है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा। 3 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर यूनिट। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है हमारे साथ वो क्या है? वो मोनोसेक्राइड है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पर मुश्तमिल होता है और उसको आप मजीद उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साथ जो मोनोसेक्राइड है ये वो कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म है जिसको हम मजीद सिंपल यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ कौन से हैं? मोनोसेक्राइड हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद MCQ 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेक्राइड इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से हमारे साथ जो डाइसेक्राइड बना है उसको हम लेक्टोज कहते हैं। लेक्टोज ये दूध में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध में जो शुगर पाया जाता है, जो ग्लूकोज पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेक्टोज कहते हैं। लेक्टोज जो है ये हमारे साथ डाइसेक्राइड है, मतलब दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है। और वो दो मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं? एक हमारे साथ ग्लूकोज है और एक हमारे साथ ग्लूकोज यूनिट है। ये दोनों मिलके हमारे साथ बनाते हैं किस चीज को? लेक्टोज को बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। कहते हैं कि विच पॉलीसेकेराइड सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मेमल्स। देखें, हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो हमारे सेल उसको टेकअप करके उसको कन्वर्ट करती है स्टोरेज फार्म में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस स्टोरेज फार्म को दोबारा से उसको जो है ना पिघला कर उससे दोबारा से ग्लूकोज बनाया जाए और फिर एनर्जी उससे बना के बॉडी उसको यूज़ करे। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, दूध पिलाने वाले जानदार होते हैं, मैमल एनिमल्स हो गए, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग हो गए, तो इनमें जो स्टोर फार्म में ग्लूकोज पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट्स में जो स्टोर फार्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गए, सेलुलोज हो गए, काइटिन हो गए, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ पॉलीसेकेराइड है। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट मिलके क्या करती है? इस पॉलीसेकेराइड्स को बनाती हैं। सही है, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। 6 में कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। कहते हैं कि वो अमल जिसमें हम ग्लूकोज को जो है ना अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसके ज़रिए हम ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अंगूर जो होते हैं ना, अंगूरों को जो है ना क्या करते हैं? उनको एक क्या कहते हैं यार, पश्तो में उसको क्या कहते हैं? आ, क्या कहते हैं पश्तो में, जिसमें हम रोटियां बनाते हैं, ठीक है, वो रोटियां उसमें अंदर डालते हैं और फिर उससे जो है ना हमारे साथ रोटियां पकती है। पश्तो में उसको क्या? तंदूर सर। हाँ, तंदूर तंदूर तंदूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो तंदूर की तरह एक हमारे साथ जो है ना इस तरह का एक गड़ा होता है, तो उसमें अंगूर को डाले जाते हैं और नीचे से उसको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना उस पर टेम्परेचर पर रख देते हैं और उसके ऊपर सर बंद कर देते हैं। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद वो अंगूर जो है ना वो ख़राब हो जाता है, उससे पानी जो है निकल आता है और वो पानी जो है ना शराब फार्म होता है, ठीक है, शराब की प्योर फार्म होती है। तो फिर उसकी जो है ना वो की जाती है, फर्ट क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन की जाती है और उससे फिर प्रॉपर शराब बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से फर्मेंटेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ग्लूकोज को जो है ना कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सही है। फ्रक्टोज जो है ये हमारे साथ वो ग्लूकोज होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अंगूर में जो
कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, अंगूर में जो शुगर पाया जाता है तो वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो उसी फ्रक्टोज को फर्मेंटेशन के ज़रिए कन्वर्ट किया जाता है शराब फार्म में, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिफिनीशन है। 7 में कहते हैं कि सेलुलोज इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ व्हाट। अभी मैंने आपको बताया कि सेलुलोज हो गए, काइटिन हो गए, स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गए, ये पॉलीसेक्राइड है। मतलब ये है कि ये किस चीज से बने हैं, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से बने हैं। ग्लूकोज अगर एक हो तो फिर हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड, अगर दो होंगे तो फिर इसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड, अगर 2 से लेकर या 3 से लेकर 10 तक हो या 12 तक हो तो इसको हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड, अगर 12 से भी ज्यादा हो, लातादाद हो, फिर इसको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड। तो हमारे साथ जो सेलुलोज है ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके हमारे साथ बने होते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपके पास सही आता है। 8 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ रिड्यूसिंग शुगर है, तो मल्टोज जो है ये हमारे साथ क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। सही है। रिड्यूसिंग शुगर से मुराद ये है कि इजीली जो है ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सही है, तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। 9 में कहते हैं कि द लिंकेज बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट इन मल्टोज इज, हमारे साथ जो मल्टोज है जो कि हमारे साथ एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। कहते हैं कि दो ग्लूकोज मल्टोज में हमारे साथ जो दो ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए होते हैं जिससे मल्टोज डाइसेक्राइड बना होता है, तो इनकी बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, तो एक अल्फा कार्बन नंबर 1 और दूसरा कार्बन नंबर 4 के दरमियान में हमारे साथ क्या होता है, दो ग्लूकोज यूनिट के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो एक का कार्बन नंबर 1 होता है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 होता है। तो इन दोनों के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट के दरमियान में, तो इस बॉन्ड को सिंपली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आता है, करेक्ट आता है। ये जो 1,4 आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये 1,4 असल में कंपाउंड में कार्बन की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं कि एक ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का जो कार्बन नंबर 4 होता है, तो इनके दरमियान में हमारे साथ ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो है ये बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है। एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं और एमसीक्यूज नंबर 10 को अब डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है? जी सर। सर हमें ये कैसे पता चलता है कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है या पॉली है? ये आप लोगों ने अभी देखे, आप अगर स्टार्ट से मेरे साथ ग्रुप में मौजूद हो, ठीक है, अगर स्टार्ट से मेरे साथ ग्रुप में आप हो तो आपको इसका पता होगा, मैंने ऑलरेडी इसके लेक्चर शेयर किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी लेक्चर के दौरान जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हमारे साथ सक्रोज जो है ये क्या है, डाइसेक्राइड है। बाकी ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गए, ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। तो लेक्चर के दौरान मैं आपको अभी एमसीक्यूज डिस्कशन में मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूं। अगर ये हमारी प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होती तो फिर मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बना के देता, फिर मैं आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रक्चर बना के आपको कहता कि ये देखिए ये अब हमारे साथ हो गए डाइसेक्राइड और ये हो गए मोनोसेक्राइड, तो फिर आप और भी इजीली समझ जाते। तो अभी आप लोगों ने जस्ट इतना करना होगा कि ये नेम्स आप लोगों ने याद रखने होंगे कि मोनोसेक्राइड में कौन कौन से हमारे साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है, ये मोनोसेक्राइड है, मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। एमसीक्यूज में आपसे अगर पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो आपको सक्रोज भी दिया गया होगा, आपको लेक्टोज भी दिया गया होगा, आपको मल्टोज भी दिया गया होगा। मल्टोज, लेक्टोज और सक्रोज ये क्या है, ये डाइसेक्राइड है, क्या है, डाइसेक्राइड है। जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है ये मेरे साथ क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अब इन नेम्स को याद रखने हैं। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि हमारे साथ स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गया,
सेलुलोज हो गया, काइटिन, ये चारों हमारे साथ क्या है, पॉलीसेक्राइड है, लेकिन ये मुख्तलिफ चीज़ों में पाई जाती है। अगर स्टार्च को देखें तो स्टार्च ये एनिमल्स का कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स का पॉलीसेक्राइड है। अगर ग्लाइकोजन देखें तो ये एनिमल सॉरी स्टार्च जो है ये प्लांट्स का है, ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स का है, सेलुलोज ये भी प्लांट से लिया जाता है, काइटिन जो है ये हमारे साथ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं तो उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर वाला स्केलेटन होता है, तो वो जो है इस काइटिन से बना होता है। और ये काइटिन क्या है, ये काइटिन हकीकत में हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन नाम्स को याद रखने हैं। क्लियर है? जी सर। सर वो जो लेक्चर्स के अंदर आपने वो अलग से बताया हुआ है वहीं से फिर याद कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये जब वहीं आपने से भी याद कर कार्बोहाइड्रेट वाला सकते था हैं, उसमें लेकिन आपने वो अलग से बताया था कि ये उसके एग्जांपल्स में है ये, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल उसकी एग्ज़ाम्पल्स में है, लेकिन वहाँ से भी याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे आप लोग याद करें तो स्टार्ट में मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि स्लाइड्स को अब गोली मारो, लेक्चर्स को जो है अब गोली मारो। अगर याद करना है आपको, अगर आपको समझना है तो बस इन्हीं एमसीक्यूज़ को आप लोग समझो, और इसको अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से समझे तो फिर मैं आपको जो है ना इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आपका पेपर ना सिर्फ पास होगा बल्कि आपकी जीपीए जो है ना वो 3 से ऊपर आएगी। मैं इतनी आपको ज़मानत दे सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने समझ के इसको देखना होगा। समझना जो है वो आपका काम है, बाकी गाइड करना, चीज़ें दिखाना वो मेरा काम है। सही है? थैंक यू सर। ओके, वेलकम। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहते हैं कि विच एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज यूनिट। क्वेश्चन को समझिए, कहते हैं कि वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च की क्या करते हैं, उसकी कैटाबॉलिज्म करती है, उसकी तोड़ फोड़ करके उसको कन्वर्ट करती है सिंपलर यूनिट में, मल्टोज में उसको कन्वर्ट करती है। स्टार्च क्या है, स्टार्च ये हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मल्टोज क्या है, ये हमारे साथ डाइसेक्राइड है। तो कहते हैं कि वो एंजाइम जो कि पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट करती है डाइसेक्राइड में, तो वो कौन से हैं? वो हमारे साथ एमाइलेज है। एमाइलेज क्या है, ये वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करती है, उसकी तोड़ फोड़ करके उसको मजीद सिंपल बनाती है ताकि आसानी से इससे एनर्जी को हासिल किया जा सके। ठीक है। 11 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। तो देखिए, एक ही एमसीक्यूज को समझने, एक एमसीक्यूज को अगर आप सही तरह से समझे तो एक एमसीक्यूज से आप दो दो क्वेश्चन जो है अपने क्लियर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला क्वेश्चन तो आप से पूछा गया है कि मंदरजेल में से हमारे साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कौन सा फंक्शन जो है वो हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट के प्राइमरी फंक्शन में नहीं आता। तो बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन बनाना जो है ये कार्बोहाइड्रेट की प्राइमरी फंक्शन में नहीं आता। ठीक है, जो मेन फंक्शन है उसमें नहीं आता। इसके अलावा प्राइमरी फंक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्राइमरी फंक्शन है वो कौन कौन से है? प्रोवाइडिंग एनर्जी। पहला प्राइमरी फंक्शन जो सबसे मेन काम है वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या है? डाइजेशन में रोल प्ले करना। तीसरा काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होती है ना। जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम इंक्रीज होता है, से ये फास्ट होता है, तो ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है बॉडी की। अगर मेटाबॉलिज्म सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो हीट प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो एक ही एमसीक्यू से आप डबल डबल एमसीक्यू जो है आप उससे बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। एमसीक्यूज 12 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर हम किसे कहते हैं? मोनोसेक्राइड को कहते हैं। स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं। 13 में कहते हैं विच कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो है ना प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी सप्लाई का।
जिससे हमारे ब्रेन और स्पाइनल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एनर्जी मिलती है। तो वो कौन से हैं? वो ग्लूकोज है। ये तो आप सबको पता होगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये हमारे साथ क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए। 14 में कहते हैं कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। देखिए, इससे पहले भी हमने एंजाइम डिस्कस किया, उसमें हमने बात की थी कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर वही एमसीक्यूज आया है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है। कहते हैं कि वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे मुंह में हम जो नवाला लेते हैं तो उस नवाले में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसकी तोड़फोड़ करने में रोल प्ले करती है। तो वो हमारे साथ इमाइलेज है। अगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम इमाइलेज यूज होगा। अगर लिपिड्स है तो लिपिड्स के लिए एंजाइम एंजाइम लाइपेज यूज होगा। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए एंजाइम प्रोटीएज यूज होगा। ठीक है, और अगर मल्टोज है तो मल्टोज के लिए एंजाइम मल्टेज यूज होगा, जो इसकी ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करेगा। 15 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे साथ जो सिंपलेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड है, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, वो हमारे साथ क्या कहलाते हैं? स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, काइटीन हो गए, सेलुलोज हो गए, ये हमारे साथ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टार्च मेंशन किया गया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे? स्टार्च को ही टिक करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा। ओके, वेरी गुड। 16 में कहते हैं विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क। तो इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैक्टोज ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। इसी तरह से सक्रोज हो गया। सक्रोज जो है ये हमारे साथ जो गन्ना होता है ना उसमें पाया जाता है। मल्टोज हो गए, ठीक है, या फ्रक्टोज जो है ये हमारे साथ फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सही है। 17 में कहते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब यह है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपके पास 6 कार्बन एटम होंगे, 12 हाइड्रोजन एटम होंगे और 6 जो है ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, C6H12O6 ये हमारे साथ क्या है? केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। सही है। केमिकली जब हम ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं तो C6H12O6 ये हमारे साथ केमिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की? ग्लूकोज की। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ेंगे और इसको मजीद आगे डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 18 में कहते हैं कि हमारे साथ विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर। देखिए, ये ऐसे एमसीक्यूज सीरियसली जब मैं इसको खुद पढ़ता हूँ ना, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, सीरियस में आपको कह रहा हूँ कि परसों जो है ना, परसों नहीं बल्कि कल मुझे एक कॉल आई थी दुबई से। ठीक है, और वो थे मेल मेल नर्स थे। वो कह रहे थे कि सर आपके जो बुक हैं हम अपने साथ जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का बुक भी यहाँ लेके आए हैं, सेकंड सेमेस्टर का भी और थर्ड सेमेस्टर का भी। और कह रहे थे कि आप सर यकीन नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर एंक्लेक्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फार्माकोलॉजी के लिए हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मौजूद जो फार्माकोलॉजी है उससे एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आपके पास जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में हम वो पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के पोस्ट आर बुक से। और थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज आपने बनाए हैं और जो लीडरशिप वगैरह के आपके बनाए बनाए हुए हैं, तो वो हम उसको उससे हम देख रहे हैं। तो कह रहे थे कि आपके एमसीक्यूज ऐसे हैं जैसे कि हमें लगता है कि हम जो है ना एनक्लेक्स का जो एग्ज़ाम है वो इजीली हम क्लियर कर लेंगे। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि बाज़ों का जब मैं अपने एमसीक्यूज को खुद देखता हूँ तो मुझे खुद जो है ना थोड़ी सी हैरानी हो जाती है कि ये एमसीक्यूज आखिर मैंने कैसे लिखे हैं। ठीक है, ऐसे बेसिक एमसीक्यूज और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसके आने के 100% चांसेस होते हैं हर किस्म के एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखें ना ये क्वेश्चन
कहते हैं कि हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट जिसको कॉमनली हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो हमारे साथ सक्रोज है। सक्रोज टेबल शुगर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सक्रोज। अच्छा जी, 19 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। जो डाइटरी फाइबर हम लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है? तो ये हमारे बोवल की जो रेगुलरिटी है उसको क्या करती है? उसको मेंटेन रखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर किसी को अगर कंस्टिपेशन हुई हो, ठीक है, किसी को अगर कब्ज़ हुआ हो, तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं? डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें जो फाइबर हो वो क्या हो? ज़्यादा हो। डाइटरी फाइबर उसमें ज़्यादा हो। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये आपकी जो बोवल होते हैं, बोवल से मुराद जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसकी जो कंट्रैक्टिलिटी और वो होती है, ठीक है? उसको क्या करती है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करती है, जिससे फिर कंस्टिपेशन के होने के जो रिस्क होते हैं वो इंतहाई कम हो जाते हैं। तो प्रोमोट बोल रेगुलेरिटी में डाइटरी फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20 में कहते हैं विच कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल फॉर फ्यूचर एनर्जी यूज। ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, तो इंसुलिन के ज़रिए वो ग्लूकोज जो है हमारे सेल उसको लेके उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है हमारे मसल्स और लिवर की तरफ। तो वहाँ जाके ये जो हमारे साथ एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजीनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के ज़रिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है? मतलब ग्लूकोज जो है जब वो बोर्ड हमारे मसल और लिवर में स्टोर हो जाता है तो उसको फिर हम ग्लूकोज नहीं कहते, उसको फिर हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो लिवर और मसल में फॉर द फ्यूचर यूज के लिए जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। 21 में विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर। कहते हैं कि मंदरजेल में से हमारे साथ वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसको कॉमनली हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो हमारे साथ सेलुलोज है। सेलुलोज जो है ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको कॉमनली ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, जबकि सक्रोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको कॉमनली हम टेबल शुगर के नाम से क्या करते हैं? याद करते हैं। 22 में कहते हैं विच कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन एनिमल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देके और क्वेश्चन नंबर 22 को देके दोनों में ग्लाइकोजन का जिक्र हो रहा है, लेकिन स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 20 में कहते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे लिवर और मसल में स्टोर्ड पड़ा होता है फ्यूचर एनर्जी यूज के लिए, तो वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है? ग्लाइकोजन आंसर आया। 22 में कहते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्राइमरीली एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, मतलब ग्लूकोज जब स्टोर फॉर्म में होता है तो मतलब एनर्जी को आपने स्टोर किए ना, तो कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, यही आंसर आंसर उसके सेम ही होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ा सा घुमाया हुआ होता है और आपको दिया होता है, ठीक है? तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने तो इस तरह से क्वेश्चन देखा था और ये इस तरह से, तो अब मैं क्या करूं? चीज़ वही सेम होती है, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी जो है ना आप लोग जो है ना हौसले से और बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके उससे आप काम लें, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही अपने 3 से ऊपर जीपीए भी कैरी करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर विदाउट किसी सप्ली, बगैर किसी सप्ली के जो है ना आप लोगों का पोस्ट आरएन भी क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये 21 वाली जो स्टेटमेंट है उसमें आ रहा है विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर। हाँ, तो उसका आपने सेलुलोज बताया, ये तो पौधों में होता है ना? तो बिल्कुल इसमें ब्लड शुगर का आ रहा है तो इसमें बिल्कुल। ग्लूकोज नहीं आएगा सर? नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए हमारे बॉडी में जो है ना सेलुलोज भी पाया जाता है, लेकिन सेलुलोज के लिए जो है ना एंजाइम हमारे बॉडी में मौजूद नहीं है जो कि इस सेलुलोज की क्या करे? ब्रेक डाउन करे। इसी तरह से कुछ जगहों पर जो है ना, जो आपने कहा कि ग्लूकोज, तो कुछ जगहों पर आप लोगों को
ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज भी जो है ना एज अ ब्लड शुगर के तौर पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चले खैर, ये क्वेश्चन दोबारा अभी आने वाला है, वहां पर दोबारा से हम इसको क्लियर कर लेंगे। सही है, तो ये चीज जो है आपका ये ओके कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अभी दोबारा आने वाला है स्टेटमेंट इसका। ओके सर। 23 में कहते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज द मेन पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड होते हैं लेकिन प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्टार्च कहेंगे। क्या कहेंगे? सर। स्टार्च। 24, which carbohydrate is a structural component of plant cell wall? कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेकेराइड होते हैं लेकिन वो प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसको बनाने में जो है ना उसका मेन रोल होता है, तो वो हमारे साथ सेलुलोज है। सेलुलोज से जो है ना ये जो पेजेस होते हैं ना, पेजेस, ये भी सेलुलोज से ही बनते हैं। ठीक है, 25 में कहते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रेस्टेशियंस। ठीक है, क्रेस्टेशियन ये भी हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है। तो कहते हैं कि वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इंसेक्ट और क्रेस्टेशियन का जो एक्सोस्केलेटन है उसको बनाती हैं या उसमें पाई जाती है, तो वो हमारे साथ काइटिन है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा कि सेलुलोज जो है ये मतलब प्लांट में पाया जाता है, तो अभी मेरे माइंड में जो है ना वो पॉइंट्स दोबारा से अभी रिपीट हो रहे हैं इन एमसीक्यूज को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ब्लड शुगर है ना, कॉमनली जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, तो वो हमारे साथ ग्लूकोज ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपके पास जी सर। करेक्ट आता है। सही है, ऑप्शन जी ए। सर, थैंक यू। 21 का। हाँ हाँ, थैंक यू जी सो सर। मच अब बताने के लिए। लेकिन ये एक बात मैं ये अभी आपको बता दूं कि जो सेलुलोज है ये भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन इसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम जो है वो नहीं होते इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, सो जी सर। इसका यूज इतना नहीं होता, लेकिन जो ग्लूकोज है ये हमारे साथ सिंपली नॉन एज ब्लड शुगर, जबकि टेबल शुगर के नाम से जो जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे साथ सक्रोज है। वेरी गुड। देखिए, इस तरह से अगर आप लोग ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो मैंने आपको जैसे कि कल की क्लास में कहा था कि दो या हर एक यूनिट में अगर एक या दो एमसीक्यूज मैंने गलत मेंशन भी किए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हमने तकरीबन 79 के 80 प्लस एमसीक्यूज पढ़े थे, और 80 प्लस एमसीक्यूज में मैंने आपको खुद ही वो मेंशन किए थे कि ये एमसीक्यूज भी गलत है और ये एमसीक्यूज भी गलत है, और क्यों गलत है उसका रीज़न वजह भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ताकि आप लोग जो पहले एमसीक्यूज आप लोगों ने पढ़े थे फिर उसी के बेस पर जो है ना अगर आप इसको खुद देखेंगे तो थोड़ा सा आप इस पर सोचेंगे कि पहले तो एमसीक्यूज में ये था अब ये हो गया, तो आप फिर सोचेंगे उसका सही आंसर निकालेंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद फिर रह जाएगी, हमेशा के लिए फिर आपको वो याद रहेगी। तो इस मकसद के लिए मैंने ये किया था। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है ना ये मेरा वो हो गया है। अच्छा जी, किधर थे हम? एमसीक्यूज नंबर कौन सा है? 25। 25। 55? 25 सर। हाँ, 25। 25। 25। 25, 25, 25। ओके ओके ओके, 25 सही है। 25 में कहते हैं, 25 में कहते हैं कि हमारे साथ विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन, हाँ वो काइटिन तो हमने पढ़ लिया है ना। 26 में कहते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए। आरएनए में हमारे साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसके नाम आरएनए, आर स्टैंड फॉर व्हाट? राइबोज। राइबोज। तो राइबोज ये न्यूक्लिक हम, एसिड। हाँ तो राइबोज जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट है ना। तो राइबोज जो है ये आपको आरएनए में मिलेगा, जबकि डीऑक्सी राइबोज जो है ये आपको डीएनए में मिलेगा, और दोनों जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स है। सही है। यस सर। अच्छा जी,
27 में कहते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपोनेंट, तो हाँ वही एमसीक्यूज भी देखिए मैंने मेंशन किया है, एक भी चीज को मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे मैंने मेंशन किए हैं। 28 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड, तो ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं। मोनोसेक्राइड हमारे साथ क्या है, ग्लूकोज है। बाकी सक्रोज, लेक्टोज, मल्टोज ये क्या है, डाइसेक्राइड है। वेरी गुड, ये हमारे साथ डाइसेक्राइड है, ठीक है। और बाकी ग्लूकोज जो है ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। 29 में कहते हैं विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हो, 2 ग्लूकोज यूनिट से बने हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। कितने सिंपल क्वेश्चन है। मोनोसेक्राइड में आपको एक ग्लूकोज मिलेगा, डाई में आपको 2 मिलेंगे, ओलिगो में आपको 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, और पोली में आपको 10 से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने साथ याद रखें। 30 में कहते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग 3 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 से 10 मोनोसेक्राइड या ग्लूकोज से बने हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहते हैं हम उसको। ओलिगो का मतलब क्या है, फ्यू, कुछ, और पोली का मतलब क्या है, मल्टीपल्स, बहुत सारे, मल्टीपल्स बहुत सारे। हाँ, 31 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड, तो अगर आप ऑप्शंस को देखिए, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज जो है मोनोसेक्राइड है, सक्रोज जो है ये हमारे साथ क्या है, डाइसेक्राइड है, स्टार्च जो है ये हमारे साथ पॉलीसेक्राइड है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आएगा। 32 में कहते हैं सेलुलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी बता चुका हूँ पॉलीसेक्राइड है। विच कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसेक्राइड फाउंड, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसेक्राइड है लेकिन दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, तो वो क्या है, लेक्टोज है। ऑप्शन डी। सिंपल है कि नहीं, सच बताएं। जी सर। इससे पहले इस क्लास से पहले आपको ये एमसीक्यूज कैसे लग रहे थे, थोड़े से मुश्किल लग रहे थे ना, आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से आप लोगों ने स्टार्ट में थोड़ी सी कंसेप्ट जो है वो आप लोगों ने जो थ्योरी है वो थोड़ी सी आप लोगों ने उसकी गेन की है, ठीक है। तो अब आपको ये सारे एमसीक्यूज जो है ना इजी लग रहे होंगे इंशाल्लाह। 34 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स फाउंड इन वेरियस कार्बोहाइड्रेट, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे साथ मुख्तलिफ एनिमल्स प्लांट्स में जो है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ये हमारे साथ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होता है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है। 35 में कहते हैं कि डैश इज नेचुरली, एमसीक्यूज नंबर 35 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि हमारे साथ विच ऑफ द फॉलोइंग या डैश इज अ नेचुरली अकरिंग इन फ्रूट्स एंड हनी ऑफन रेफर एज फ्रूट शुगर। स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट जो कि फ्रूट शुगर के तौर पर उसको जाना जाता है, जो कि फ्रूट्स में पाया जाते हैं, ठीक है, हनी शहद में पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोनोसेक्राइड यूनिट दैट इज मोस्टली फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड, तो वो हमारे साथ क्या है, गैलेक्टोज है, ठीक है। अगर डाइसेक्राइड की बात हो रही है तो फिर हमारे साथ लैक्टोज कहलाएगा जो कि मिल्क में पाया जाता है। अगर मोनोसेक्राइड की बात हो रही है तो फिर क्या होगा, गैलेक्टोज होगा, ठीक है, गैलेक्टोज, ठीक है, ऑप्शन ए। 37 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, मतलब ये है कि पेंटोज शुगर से मुराद ये हैं जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ क्या हो, 5 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ एक शुगर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज, जैसे कि 1 2 3
4 और इस तरह से ये जो कार्बन यहाँ पर होता है 5, ठीक है। तो टोटल 5 कार्बन पर मुश्तमिल शुगर है, तो इस वजह से इसको पेंटोज कहते हैं। तो राइबोज जो है ये वो हमारे साथ शुगर मॉलिक्यूल है जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 39 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन एंटोमर्स। तो इन एंटोमर्स का अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में भी मैंने आपको इन एंटोमर्स का थोड़ा सा जो है आपको बताया था कि ये हमारे साथ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर इसको आप बिल्कुल शीशे के सामने रखो तो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर फिट करने की कोशिश करो तो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आते। जैसे कि आप लोग दोनों अपने हाथ एक दूसरे के सामने करो और अपने जो उंगलियां है वो बिल्कुल एक दूसरे की उंगली के ऊपर रखो तो बिल्कुल दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर फिट आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। अगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं आते, ठीक है, तो फिर ये नॉट सुपर इम्पोजिबल होता, ठीक है। तो मिरर इमेज सेम हो लेकिन सुपर इम्पोजिबल ना हो, एक दूसरे के ऊपर फिट ना आते हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, एन एंटोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एन एंटोमर्स, ठीक है। 40 में कहते हैं कि डायस्टीरोमर्स डिफर फ्रॉम इन एंटोमर्स एंड दे, डायस्टीरोमर्स जो है ये इन एंटोमर्स के बनिस्बत इसमें क्या डिफरेंस होती है, तो अब इसको देखें, ठीक है। डायस्टीरोमर्स को आप देखें, डायस्टीरोमर्स और इन एंटोमर्स के दरमियान जो डिफरेंस है इसको आप लोग देखें, क्या है डिफरेंस। हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। 41 में कहते हैं कि हाउ मेनी कायरल सेंटर मस्ट टू कंपाउंड हैव टू बी कंसीडर इन एंटोमर्स, ठीक है। कहते हैं कि एक दो कंपाउंड है उसमें कितने कायरल सेंटर होने चाहिए जिसके बेस पर हम उसको इन एंटोमर्स कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कायरल कार्बन को समझे, कायरिलिटी किसे कहते हैं, कायरिलिटी, कायरिलिटी से मुराद ये है कि किसी भी कार्बन की वो खसूसियत, किसी भी कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के साथ उसने बॉन्डिंग की हो, तो इसको हम कहते हैं कायरिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम कायरिलिटी कहते हैं। और जो कार्बन होता है जिसने एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ किस्म के एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ कार्बन है, इसने एक जो है ना किस चीज़ के साथ, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक साइड पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक साइड पर सिंपल हाइड्रोजन एटम है और दूसरे साइड पर हमारे साथ अल्काइल ग्रुप है। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, और सेंटर में हमारे साथ कार्बन है। तो एट अ टाइम इसने 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह के जो कार्बन होते हैं इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, और जो प्रॉपर्टी है ये कायरलिटी कहलाती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे साथ दो कंपाउंड में कम से कम कितने सेंट्रल कायरल सेंटर होने चाहिए जिसके बेस पर हम इसको एंटोमर्स कहें। तो सिर्फ एक कायरल सेंटर होना चाहिए, एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसने एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के साथ या फंक्शनल ग्रुप उसके साथ बॉन्डिंग की हो, ठीक है। तो एक कायरल सेंटर जो है ना होना चाहिए। क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यही चीज़ है, सही है। एमसीक्यूज आगे बढ़ते हैं। 42 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट इपीमर्स, मंदरजेर में से कौन से पेयर जो है इपीमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्लूकोज और मानोज जो है ये हमारे साथ क्या है, इपीमर्स है, सही है। ईपीमर्स ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे साथ मिरर इमेज, अगर इसका हम देखें तो मिरर इमेज भी सेम होता है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट आते हैं, तो इस वजह से इसको ईपीमर्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ग्लूकोज और मानोज ये हमारे साथ ईपीमर्स है, सही है। Enantiomers have different physical properties. Option C. 44 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कायरिलिटी, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कायरिलिटी में मिसाल के तौर पर
एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप के बने हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ज़ाहिर बात है अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज के ऊपर फिट ना आते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे साथ कायरलिटी की सबसे बेस्ट डिफिनीशन है। सही है। 45 में कहते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू एग्जिबिट कायरलिटी। तो वही यही जो एमसीक्यू 41 में जो मैंने क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज नंबर 45 में भी पूछा है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट की है। कहते हैं कि कम से कम कितने नंबर्स हमारे साथ होने चाहिए स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल में, जिसके बेस पर हम उसकी जो कायरलिटी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन कर सके। तो एक कायरल कार्बन उसमें ऐसा होना चाहिए जो कि एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनल ग्रुप के साथ उसने बॉन्डिंग की हो। 46 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। तो इथेनॉल जो है ये हमारे साथ कायरल मॉलिक्यूल की एक एग्जाम्पल है। कैसे? अब इथेनॉल के स्ट्रक्चर को आप देखिए, इथेनॉल के स्ट्रक्चर में आपको बना के देता हूँ, सही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, तो मतलब ये है कि सबसे पहले 2 कार्बन इसमें होंगे। कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। सही है। अच्छा जी, इथेनॉल है ना, यहाँ पर हमारे साथ ये CH3 हो गया, सही है, CH3। यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर हमारे साथ एक हाइड्रोजन और ग्रुप आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए ओवरऑल 1 2 3, 3 तो हमारे साथ डिफरेंट ग्रुप है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, मीथेन भी नहीं है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन जो है ये हमारे साथ दूसरा जो है ना, इसमें मेरे ख्याल में इथेनॉल जो है ये नहीं आता, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मतलब ये है कि 2 सेम है और बाकी 2 जो है डिफरेंट है। ओवरऑल इसमें हमारे साथ 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है। तो मतलब ये कायरिलिटी को डिफाइन नहीं करता। हमारे साथ ऑप्शन डी एसिटाइलिन जो है इसमें फिर करेक्ट आता है। सही है, एसिटाइलिन ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। कंसेप्ट को समझ गए हो आप? कंसेप्ट को कायरिलिटी ये कंसेप्ट रिपीट की कर समझ देना। आ गई आपको? कायरिलिटी किसे कहते हैं उसकी समझ आ गई आपको? नहीं नहीं, अच्छा जी, वेरी गुड। रिपीट कर दे प्लीज। क्या? ये कायरल मॉलिक्यूल रिपीट कर दे सर। अच्छा जी, देखिए कायरिलिटी हम किसे कहते हैं? कायरिलिटी, कायरिलिटी से मुराद ये है कि एक ऐसा कार्बन जिसने एट अ टाइम 4 मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या की हो, बॉन्ड बनाया हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कायरिलिटी कहते हैं। और जिस कार्बन ने मुख्तलिफ किस्म के एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन। तो इसको हम कहते हैं कायरिलिटी और कायरल कार्बन, ठीक है। 47 में कहते हैं इन अ कायरल मॉलिक्यूल हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद वन कायरल सेंटर। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है 2। कहते हैं कि एट अ टाइम अगर हमारे साथ एक कायरल मॉलिक्यूल है तो उसमें हम जो है ना कम से कम 2 स्टीरियो आइसोमर जो है वो कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर से मुराद ये है कि उनका जो केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला होता है वो सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बेस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो वो हमारे साथ कम से कम ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमारे साथ एक कायरल कार्बन भी होता है तो उससे हम कम से कम 2 स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो बना सकते हैं। ऑप्शन बी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। 48 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एंटोमर्स इज ट्रू। एनेंटोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एनेंटोमर जो है ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जब जब इस पर हम लाइट डालते हैं, ठीक है, जब इस पर हम लाइट को बम्बर्ड करते हैं, ठीक है,
तो ये हमारे साथ पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज मतलब इस पर चार्ज आ जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेशन शुरू कर देती है। तो ये हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है इन एंटोमर्स की, जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है। 49 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ये असल में हमारे साथ एक मॉडल है जो कि इस मकसद के लिए पेश किया गया था कि हमारे साथ जो 3 डायमेंशनल इमेजेस होते हैं या जो 4 डायमेंशनल इमेजेस होते हैं उसको हम कैसे जो है ना सिंपली 2 डायमेंशन में उसको हम पेश कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए एक मॉडल पेश किया गया था जिसको हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। सही है। अच्छा जी, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, हॉरिजेंटल लाइंस रिप्रेजेंट बोन्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, हमारे साथ देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक कार्बन है। तो कार्बन में ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको नजर आ रहे होते हैं ना, तो हॉरिजेंटल लाइंस का मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये ऐसे बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन, आप स्क्रीन को देख रहे हैं ना, तो स्क्रीन से बाहर की तरफ ये निकले हुए होते हैं। ठीक है, जबकि ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन के बिल्कुल अंदर की तरफ गए हुए हैं, बिहाइंड द प्लेन, स्क्रीन के अंदर की तरफ गए होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फिशर प्रोजेक्शन में जो जिन्होंने इसको पेश किया था उन्होंने ये बताया था कि हमारे साथ जो 3D या 4D डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते, हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है किस मकसद के लिए है, हॉरिजेंटल लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये जो बॉन्ड है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब ये है कि बॉन्ड जो है ये अंदर की तरफ गए हुए हैं, इनसाइड की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 50 में कहते हैं कि इन अ होवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड विच कार्बोहाइड्रेट इज रिप्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। कहते हैं कि हमारे साथ जो होवर्ड प्रोजेक्शन है मोनोसेक्राइड का, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ कौन सा कार्बन जो है वो स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप पर होता है। तो C1 जो है, सही जाहिर है बात है कार्बन नंबर 1 जो है ये हमारे साथ टॉप पर मौजूद होता है। सही है। ये होवर्ड जी सर। प्रोजेक्शन, ये होवर्ड प्रोजेक्शन जो तो है, होवर्ड प्रोजेक्शन, इसको पेश करने का मकसद क्या था? इसको पेश करने का मकसद ये था कि हमारे साथ जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उसमें हमारे साथ जो सिंपल मोनोसेक्राइड होते हैं उसको हम कैसे स्ट्रक्चरी जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे साथ कैसे होगा, किस कौन से कार्बन नंबर पर होगा, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है कौन सा कार्बन, इसमें हमारे साथ जो अल्डिहाइड है वो कार्बन नंबर 1 पर बॉन्ड उसने बनाया होता है, और जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है उसने कार्बन नंबर 2 के साथ जो है ना उसने बॉन्डिंग की होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है आपको हुवर्ड प्रोजेक्शन में देखने को मिलेगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है? 51. Which statement best describe the orientation of substituent in a Fisher projection? कहते हैं कि मंतज़िल में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फिशर प्रोजेक्शन में हमारे साथ सब्सटीट्यूएंट से मुराद जो ग्रुप अटैच होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम साइड वो आर बोथ अप एंड डाउन। ठीक है, सेम साइड पर हमारे साथ जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं तो वो दोनों अप या दोनों डाउन साइड की तरफ होते हैं। दोनों अप साइड की तरफ या तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे या डाउन साइड की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। Hood projection are commonly used to रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होवर्ड प्रोजेक्शन को पेश किया गया था। इन अ फिशर प्रोजेक्शन विच वे डज द वर्टिकल रिप्रेजेंट द बोन ओरिएंटेशन। तो अभी हमने बात की थी कि फिशर प्रोजेक्शन में हमारे साथ जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, ये जो इस तरह से वर्टिकल लाइंस होते हैं कार्बन के, तो ये जो सीधे लाइंस होते हैं ये आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि ये बॉन्ड
इनसाइड की तरफ गई हुई है, अंदर की तरफ गई हुई थी, पीछे की तरफ गई है, तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 54 में कहते हैं सक्रोज इज कंपोज ऑफ, सक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, किस चीज से बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, 55 में कहते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कंबाइन टू फॉर्म विच डाइसेक्राइड, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होते हैं इससे क्या बनता है, इससे लैक्टोज बनता है जो कि एक डाइसेक्राइड है। 56 में कहते हैं कि मल्टोज, अ डाइसेक्राइड इज कंपोज ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट, किस किस से बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनते हैं। 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्रोटीन से भी एनर्जी हासिल कर सकते हो, लिपिड से भी एनर्जी हासिल कर सकते हो, लेकिन हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है ना एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज करती है, ठीक है, ऑप्शन ए। 58 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इससे पहले कि हमने जो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे उस पर मैंने आपको बताया है कि रिड्यूसिंग शुगर हमारे साथ क्या होते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बोथ ए बी हमारे साथ ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, और लैक्टोज और मल्टोज ये भी हमारे साथ क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर से मुराद ये है कि वो शुगर जो कि इजीली डिजॉल्व होते हो, हल होते हो, सोलूबल होते हो, ठीक है। 59 which carbohydrate serve as a primary energy storage molecule in plant, तो स्टार्च ये हमारे साथ क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर रोल प्ले करती है प्लांट्स में। विच कार्बोहाइड्रेट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेलुलोज है। 61 में कहते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड प्राइमरली इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड द सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो काइटिन जो है ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि आर्थ्रोपोड के जो एक्सोस्केलेटन है उसको बनाती हैं, और फंजाई का जो सेल वॉल है उस वो जो है किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। 62 which carbohydrate is stored in the liver and muscle of animal for energy, तो ग्लाइकोजन है। 63 which carbohydrate is composed of glucose molecules linked together in a linear fission, तो वो हमारे साथ क्या है, सेलुलोज है। 64 what is बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, अच्छा जी, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये हमारे साथ एक ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम रिड्यूसिंग शुगर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक सोल्यूशन दिया गया होता है और आपको उस सोल्यूशन के बारे में पता नहीं है कि आया इसमें शुगर कंटेंट है या नहीं है, तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए एक टेस्ट जो है वो पेश किया गया था जिसको नाम दिया गया था बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी सोल्यूशन में हमारे साथ कितने मिकदार में शुगर कंटेंट मौजूद है इसको इजीली आप मालूम कर सकते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के ज़रिए। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये आपको किसी भी सोल्यूशन में ग्लूकोज की जो कंटेंट होती है, जो मिकदार होती है, उसको मालूम करके आपको बताती है। 65 में कहते हैं कि विच कलर चेंज इंडिकेट अ पॉजिटिव रिजल्ट इन अ बेनेडिक्ट टेस्ट, कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा कलर है जिसके आने की वजह से हमें पता चल जाता है कि इस सोल्यूशन में अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। तो अगर ब्लू कलर से ऑरेंज या रेड कलर में आ जाए हमारे साथ सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है। व्हाट रीजेंट इज यूज इन अ बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट में हमारे साथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो यूज होता है जो कि एक खास किस्म का कलर होता है जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो अगर शुगर मॉलिक्यूल मौजूद हो तो वो उस पानी का कलर जो है उसको ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट कर देती है। तो डिपेंड करता है, अगर हमारे साथ जो है ना कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा है सोल्यूशन में तो हमारे साथ डार्क कलर आएगा, कंसंट्रेशन अगर कम है तो फिर हमारे साथ लाइट कलर जो है वो आएंगे, ठीक है। 67 में कहते हैं इन बेनेडिक्ट टेस्ट व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर डू टू द कॉपर आयन इन द रीजन, तो
ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस देम। कॉपर आयन जो है ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिससे एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के बेस पर जो है ना सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सही है, तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आता है। क्वेश्चंस की समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। 68, which of the following is not a step in performing Benedict test? तो एडिंग आयोडीन सोल्यूशन ये हमारे साथ बेनेडिक्ट टेस्ट के जो मुख्तलिफ स्टेप्स है उसमें नहीं आता, बाकी सारे जो ऑप्शन है ये वो उसमें आते हैं। 69, which of the following is not a function of carbohydrate in human body? तो रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर ये तो बॉडी का ये है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनर्जी ये भी है, सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन ये भी है, और बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन तो ये हमारे साथ प्राइमरी फंक्शन में नहीं आता। तो इसमें आपके पास मैंने यहाँ पर जो डी मार्क किया हुआ है तो ये हमारे साथ क्या है, ठीक नहीं है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें बी आता है, ठीक है। बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन तो ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट के जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें नहीं आता। 70, carbohydrates serve as a primary source of energy for what? For brain cell, for liver, for muscle cell, all of the above, सब के लिए primary source of energy के तौर पर रोल प्ले करती है। Which carbohydrate function is a structure component in plant providing rigidity and support? तो cellulose जो है ये हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, उसको रिजिडिटी और सपोर्ट देता है, ठीक है। 72 में कहते हैं which function of carbohydrate involve the formation of glycoproteins and glycolipid important for cell recognition and signaling? कहते हैं हमारे साथ वो कौन से कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा फंक्शन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स से बना हुआ हमारे साथ एक सेल है, वो उस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिसके ज़रिए सेल्स एक दूसरे को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती हैं। तो वो जो फंक्शन है उसको हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं, ठीक है। 73 में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्ले अ क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू द एक्शन ऑफ विच हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन के जरिए जो है ना ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। 74 में कहते हैं in addition to providing energy, carbohydrate also contribute to the flavor, texture and browning of food through the process of what? मिलर रिएक्शन के ज़रिए जो है ना ये क्या करती है, मुख्तलिफ चीज़ों को फ्लेवर देना, उसके टेक्सचर को एनहेंस करना या उसके कलर को चेंज करना जो है ये उसको करती है, लेकिन किस प्रोसेस के ज़रिए, मिलर रिएक्शन के ज़रिए। सही है, तो इस रिएक्शन के ज़रिए ये सारे काम होते हैं। 74 हो गया। अच्छा जी, 75 में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मुकम्मल ब्रेकडाउन, उसकी मुकम्मल मेटाबॉलिज्म से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रोटीन की मुकम्मल मेटाबॉलिज्म से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब लिपिड की मुकम्मल मेटाबॉलिज्म होती है तो एक ग्राम लिपिड की मेटाबॉलिज्म से 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है उससे प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 3 प्रोटीन्स का जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो कि ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी। सर एक मुझे ये क्वेश्चन करना था कि जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज है तो एक्स्ट्रा जो होती है वो उसमें स्टोर हो जाती है लीवर और मसल में, हाँ ग्लाइकोजन की सूरत में। सर जब ये दोबारा फिर जब बॉडी को नीड
होती है, तो दोबारा जब बॉडी में हम एज ए ग्लूकोज कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन होता है जो कि लिवर और मसल में स्टोर होता है, तो एक एंजाइम जो कि उस ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, उसकी तोड़फोड़ करती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हाँ, लाइसिस मतलब टू ब्रेक ग्लाइकोजन। डाउन। तो जो ग्लाइकोजन है उसकी जी सर। तोड़-फोड़ होती है, वो दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। जी सर। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम अपने दोबारा जो है सब्जेक्ट है एडवांस कांसेप्ट इन नर्सिंग, कल जो है हम उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।